तो देश में लड़ते क्या हो गया? चलिए, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं हमारा आरसीसी का। अभी तक हम लोगों ने डिज़ाइन फिलॉसफीज में वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन से जो भी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ स्टील, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, IS 456-2000 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी देखे थे, जो कि स्ट्रेसेस की वैल्यू, परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू कहाँ से रेफर करते हैं, कहाँ से देखते हैं फॉर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ स्टील हमारे को क्लियर हो गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे को क्लियर हो गया। तो लेक्चर 4 में हम स्टार्ट करेंगे अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन के अंदर अभी मैं एनालिसिस पार्ट में नहीं जाऊँगा। एनालिसिस पार्ट से पहले 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। कंक्रीट के परमिसिबल स्ट्रेसेस हमने किससे डिनोट किए थे इसको? सिग्मा CBC। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, तो ये बेंडिंग कंप्रेशन के लिए है। तो बीम्स में जब भी हमारे को डिजाइन करना होगा तो सिग्मा CBC का यूज करेंगे, क्योंकि बीम्स कौन सी होती है? हमारी बेंडिंग फ्लेक्सुरल मेंबर्स होती हैं। ठीक है, बीम्स आर योर फ्लेक्सुरल मेंबर्स, तो उसमें बेंडिंग होती है, तो इसमें सिग्मा CBC का इस्तेमाल करेंगे। कॉलम्स हमारे बेंडिंग फ्लेक्सुरल मेंबर तो नहीं होते, वो हमारे कैसे होते हैं? कॉम्प्रेसिव मेंबर। कॉम्प्रेसिव मेंबर के लिए जो स्ट्रेसेस हमारे को IS कोड बुक में दिया हुआ है, उसमें हम सिग्मा CBC यूज नहीं करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे सिग्मा CC। क्या यूज करेंगे कॉलम्स के लिए? सिग्मा CC। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन कॉलम, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन कॉलम। तो कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर कंक्रीट कॉलम में सिग्मा CC, इससे डिनोट करते हैं। और सिग्मा CBC बीम्स के लिए, बीम्स जो फर्स्ट यूनिट के अंदर बीम्स को डिजाइन करना है हमारे को, कॉलम को डिजाइन हमारे को थर्ड यूनिट में करना है और फोर्थ यूनिट में करना है। तो बट वो सिग्मा CC का हम यूटिलाइजेशन इस पूरे AKTU के लेक्चर सीरीज में तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज होगा सिग्मा CC। पहली बात तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारे को कॉलम को डिजाइन करना ही नहीं है, बीम्स को हमारे को दोनों में करना है, तो इसलिए हमारे को सिग्मा CBC का यूटिलाइजेशन आएगा। सिग्मा CC का यूटिलाइजेशन होता है बट नहीं होगा। क्लियर है? ओके, एक बार चेक कर लीजिए, चल रहा है ना? कुछ ऑप्शन आया था, कुछ ऑफ होने का। हाँ, ठीक है, हाँ, ओके। तो सिग्मा CC का यूटिलाइजेशन परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट फॉर कॉलम के लिए है। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन कॉलम और परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर बीम्स, दीज आर फॉर योर बीम्स। अब ये जो सिग्मा CC और सिग्मा CBC है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, M20, M25, M30, M35, M40, M40 तक और M15 से लेके IS 456-2000 के अंदर इसकी क्या दी हुई है? सिग्मा CC और सिग्मा CBC की वैल्यू दी हुई है। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइप ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक टेबल बनी हुई है IS कोड बुक में, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका M15, M20, M25, M30, M35, M40। तो पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमारे को सिग्मा CC की वैल्यू दी हुई है और सिग्मा CBC की वैल्यू दी हुई है। और इसमें हमने देखा कि सिग्मा CC की वैल्यू तो कॉलम्स के लिए होती है, यस और नो? यस। और ये वैल्यू किसके लिए होती है? बीम्स के लिए। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर हमारे को बीम्स ही डिजाइन करनी है, तो सिग्मा CBC की ही वैल्यू हमारे को रेफर करनी होगी। AKTU में सिग्मा CC की वैल्यू हमारे को नहीं देखनी है। क्लियर है पहली बात तो? ठीक है, तो सिग्मा CC की वैल्यू ये कॉलम्स मतलब कॉम्प्रेशन में होती है, कॉलम्स मतलब कॉम्प्रेशन में होती है, बीम्स मतलब बेंडिंग में होती है। किस में होती है? बेंडिंग में। बेंडिंग कॉम्प्रेशन लिखा हुआ ना, तो ये बेंडिंग में है, ये डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में। क्लियर है? कॉलम्स में डायरेक्ट कॉम्प्रेशन आता है। क्लियर? कॉलम इज अ कॉम्प्रेसिव मेंबर, बीम्स आर योर फ्लेक्सुरल मेंबर, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है। तो सिग्मा CBC की वैल्यू को हम यूटिलाइजेशन करेंगे। अब M15 के लिए जैसे इसमें वैल्यू दी हुई है सिग्मा CC के लिए, M15 के लिए 5, M20 के लिए 6, M25 के लिए 7, M30 के लिए 9, 10, 11 समथिंग कुछ होती है। ठीक है, 9, 10, 11।
ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, इसकी यूनिट किस में होती है? न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा पास्कल, मेगा पास्कल 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना? क्लियर है? सिग्मा सीबीसी की वैल्यू भी न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर होती है। इस वैल्यू को हमारे को डील करना है, ठीक है? इस वैल्यू को हमारे को डील करना है। तो M15 के लिए जो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी हुई है वो कितनी गिवन दी हुई है? 5 5 6 5 7 5 7 8.5 10 11.5 13 40 35 और आपका 30 25 20 और 15 समथिंग इस तरह दी हुई है, हम देख लेंगे आईएस कोड बुक। क्लियर है? तो ये हमारी क्या हो गया? सिग्मा सीबीसी की वैल्यू क्या रेफर करनी है। अब क्वेश्चन में बोलता है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है और डिजाइन करना है आपको बीम को विद द हेल्प ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो अगर ये दिया हुआ है तो मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कोड बुक से? सिग्मा सीबीसी की वैल्यू देख लोगे? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब एक और चीज, जो हमारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स में जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो उसमें जो भी वेरिएशन होता है, जो भी फाइबर्स होते हैं ना हमारे कॉलम्स के, वो हर फाइबर्स की पोजीशन एक्सट्रीम फाइबर तक पहुंचे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लोडिंग लगी होती है। कॉलम्स क्या होता है? इफ दिस इज योर कॉलम, दिस इज योर लोड P, या अगर कोई मेरा कॉलम है, क्लियर, कॉलम है, तो कॉलम के जो स्ट्रेसेस होते हैं वो सारे अपने एक्सट्रीम फाइबर तक पहुंचे होते हैं। इसके जो स्ट्रेसेस है ना, अगर मैं बात करता हूं, स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं इस कॉलम का मैंने क्या बना दिया? स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम कॉलम का देखोगे तो सारे फाइबर्स अपने कहां तक पहुंचे हुए हैं? मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम लिमिट तक। ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके आगे नहीं पहुंचा ना, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा भी नहीं है। कॉलम के केस में फेलियर होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा, मोर चांसेस ऑफ फेलियर, बिकॉज लेस अलाउएबल स्ट्रेसेस इज परमिटेड। भाई अगर लोड लगाया, P लोड लगाया, तो स्ट्रेसेस कितने हैं? यहां तक है। P प्लस लोड लगा दिया तो स्ट्रेसेस कहां पे होंगे? यहां पे तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो इसकी यहां तक है, ठीक है? तो ये वाला फाइबर के स्ट्रेस इस पर ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी अपने एक्सट्रीम फाइबर तक पहुंचे हुए हैं। ये वाले स्ट्रेस इस पर ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरे फाइबर्स जब डायरेक्ट लोड लगता है तो अपने एक्सट्रीम फाइबर तक पहुंचे होते हैं। उसका वेरिएशन कैसा होता है? स्ट्रेस वेरिएशन पैराबोलिक, सिंपल रेक्टेंगुलर होता है। तो इसमें कॉलम के केस में हमारे चांसेस ऑफ फेलियर कितना होता है? चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई। तो चांसेस ऑफ फेलियर कितना होता है? वेरी हाई रादर देन योर बीम। अब बीम में क्या होता है? बीम्स आर योर फ्लेक्सुरल मेंबर्स। बीम में जो अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं, इफ दिस इज योर बीम, क्रॉस सेक्शन ही बनाता हूं हमेशा मैं, बीम पूरी नहीं बनाऊंगा, बीम का हमेशा क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा। बीम को कट करूंगा और कट करने के बाद रेक्टेंगुलर बीम मिलती है जनरली मुझे 300 mm बाय 450 mm या फिर 450 mm बाय 600 mm। तो बीम मेरा कोई ये ओवरऑल विड्थ B है, ये ओवरऑल डेप्थ D है, यहाँ पे मैंने लोड लगाया हुआ है। तो इसका अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। तो स्ट्रेस डायग्राम इस बीम्स के केस में कैसा मिलता है? जैसे कॉलम के केस में मिला था डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं मिलता है, आपको कैसा मिलता है? एक्सट्रीम फाइबर्स पे तो मैक्सिमम मिलता है और लीनियर न्यूट्रल एक्सिस के पास आते आते मिनिमम मिलता है और जीरो मिलता है। तो इसका जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो हमारे को कैसे मिलता है? मैक्सिमम फाइबर पे टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे मैक्सिमम और न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो, फिर टेंशन पे मैक्सिमम और इसका जो फाइबर के स्ट्रेसेस डायग्राम इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। ये आपकी क्या हो गए? स्ट्रेसेस फेलियर। यहाँ पे ऊपर क्या होता है? ऊपर साइड में कंप्रेशन, ठीक है? नीचे की साइड में क्या होता है? टेंशन। ये बनाया क्या मैंने? स्ट्रेस डायग्राम। क्या बनाया ये? स्ट्रेस डायग्राम फॉर व्हाट? बीम्स। बीम्स के लिए मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाया है। अब आप देखो, लोड P लगाने के बाद आपके जो स्ट्रेस डायग्राम है बीम्स में वो कितने हैं? मैक्सिमम है टॉप फाइबर पे। अब अगर लोड को अमाउंट और बढ़ाया, P प्लस बनाया, तो जो टॉप फाइबर वाले स्ट्रेसेस हैं वो अपने स्ट्रेस को ट्रांसफर कहां पे कर देंगे? नीचे वाली लेयर पे, जिससे कि वो छोटे वाली लेयर यहां तक पहुंच जाएगा, बियर कर सकता है। सेम ये वाले लेयर और लोड लगाओगे तो ये अपनी पोजीशन तक मैक्सिमम यील्ड पॉइंट तक पहुंचेगा। इस तरह अगर एट द एंड ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट मैकेनिज्म बन जाता है, अगर हम फर्दर लोड लगाते जाते हैं तो एक मैकेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो अगर ये हम यहाँ पे हमारे को नहीं पढ़ना, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्दर लोड P अप टू Pn लोड लगा दिया तो ये सारे स्ट्रेसेस के फाइबर अपने यील्ड पॉइंट तक पहुंचेंगे, इस वाले के सारे स्ट्रेसेस के फाइबर अपने यील्ड तक पहुंचेंगे। तो एट द एंड ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट
मैकेनिज्म कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम बन जाएगा, यस और नो? बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे इस फॉर्म पे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हो जाती है, प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होती हैं, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तब स्ट्रक्चर क्या होता है, रोटेट हो जाता है, प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होती है। प्लास्टिक हिंजेस कैसे निकालते हैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी प्लस 1 ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस हमारे फॉर्म हो जाते हैं। वो हम स्टील स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे को लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अब बीम्स के केस में देखो, चांसेस ऑफ फेलियर एज कंपेयर टू कॉलम हाई है या लो है, लो है, तो लेस चांसेस ऑफ फेलियर, यहां पे लिख सकते हो आप लेस चांसेस ऑफ फेलियर। फेलियर के चांसेस कैसे हैं, लो, बिकॉज द अलाउएबल स्ट्रेसेस इज परमिटेड टू अनदर लेयर। ये वाले लेयर अपने स्ट्रेस ट्रांसफर कर देगा इस वाले लेयर में, अगर लोड बढ़ा दिया तो ये इसमें ट्रांसफर कर देगा, समझ में आया। हमेशा बोलते हैं बीम्स तो आपका अगर फेल हुई, एक बीम फेल हुई पूरे मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में, तो लोकल फेलियर मिलेगा हमारे को, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा, एक जहां पे एक रूम है उसमें फेलियर होगा, बट एक कॉलम अगर कोलैप्स हो गया तो कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा बनाते हैं स्ट्रॉन्ग कॉलम, स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाते हैं जब भी डिजाइन करते हैं। स्टैट प्रो कर रहे हो आप लोग, स्टैट प्रो में डिजाइन कर रहे हो तो आप सर से बताएंगे, सर बताएंगे आपको कि कॉलम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉलम्स को हमेशा जनरली बनाते हैं, तो इसलिए कॉलम्स पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रहता है, क्योंकि लोड आफ्टर ऑल ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, स्लैब का लोड ट्रांसफर हो रहा है बीम्स पे, बीम्स का लोड फर्दर ट्रांसफर हो रहा है कॉलम्स पे, तो कॉलम्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो कॉलम्स में देखो स्ट्रेस डायग्राम भी आपने बनाया, तो स्ट्रेस डायग्राम पे चांसेस ऑफ फेलियर भी हाई है, क्लियर। तो ये आपका था पूरा परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बीम्स और कॉलम्स। IS 456 से किस तरह वैल्यू देखोगे, ये टेबल नंबर वगैरह मैं लिखवा दूंगा, क्लास में दिखा दूंगा एक दिन पूरा IS कोड में कि वैल्यू कहां से मिलेगी, टेबल कहां से मिलेगी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्लियर हो गया अपन, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट पढ़ लिया था, जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्लियर है। अब ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट में ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूं, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी एक्सपोजर कंडीशंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, एक्सपोजर कंडीशंस पे। एक्सपोजर कंडीशंस कौन सी एक्सपोजर कंडीशन, कि स्ट्रक्चर मेरा मॉडरेट एनवायरनमेंट में बना है, या फिर माइल्ड एनवायरनमेंट में बना है, या फिर सीवियर एनवायरनमेंट में बना है, या फिर वेरी सीवियर में बना है, फिर एक्सट्रीम केस में बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो अगर एक्सट्रीम कंडीशन में मेरा स्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मुझे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करना है, मिनिमम कवर कितना यूज करना है। मिनिमम कवर एक्सट्रीम कंडीशन में अगर कोई स्ट्रक्चर बना है तो 75 mm से कम कवर, क्लियर कवर यूज मत करिए। माइल्ड एनवायरनमेंट में बना है तो आपका M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करिए। माइल्ड एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है कि जो रेन हो रही है उसके लिए एक्सपोज है स्ट्रक्चर, एक्सपोज टू रेन, रेन के लिए एक्सपोज है। तो माइल्ड एनवायरनमेंट में तो सारे स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे, देखते हो सारे स्ट्रक्चर हमारे कैसे होते हैं, माइल्ड एनवायरनमेंट में बनते हैं। जनरली हम दिल्ली विल्ली में बनाते हैं, अपने घरों में बनाते हैं, तो हर बार बरसात तो आती है, तो उस तरह के एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, माइल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। टेक्निकली बात करनी है हर बार, जब भी कभी भी बात करोगे आप, अब से RCC के टर्म में ही बात करनी है, अगर पूरी, क्योंकि पूरा ये जो फाउंडेशन है ना स्ट्रक्चर और RCC, ये आपका पूरा कोर सिविल इंजीनियरिंग को पोर्ट्रे करेगा। ये जो चीज सीख जाओगे यही चीज आपको आगे एज अ डिजाइन इंजीनियर, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर बात करोगे, समझ में आ रहा है। इसलिए सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो भी बातें करोगे, जो भी सीखोगे, जो भी ड्राइंग पढ़ना देखोगे, ड्राइंग निकालना सीखोगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनोगे, डिटेलर बनोगे, सब कुछ किसी सब्जेक्ट की नॉलेज के बेसिस पे ही बन पाओगे। ये सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे, बात समझ में आ रही है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी मैंने पढ़ाया आपको, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन इतना नहीं है जिसका जितना ज्यादा RCC का है। स्ट्रक्चर एनालिसिस बताया था मैंने, आपको स्टैट प्रो में डिजाइन इंजीनियर बनना है या फिर आपको डिटेलर बनना है तो स्ट्रक्चर की नॉलेज इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अगर साइट पे जा रहे हो ना आप, तो साइट पे जाने के लिए तो आपके पास ड्राइंग अवेलेबल मिलेगी और उसमें ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, इसका मतलब RCC डिजाइन स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्लियर है। तो मैंने बोला कि ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए
ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे को कितना रखना है। तो एक्सपोजर कंडीशंस जो कि आईएएस कोड बुक में दी हुई है, एक्सपोजर कंडीशंस कौन कौन सी एक्सपोजर कंडीशंस की हमारी, माइल्ड एक्सपोजर, माइल्ड एनवायरमेंट, मॉडरेट, सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर एक्सपोजर। वेरी सीवियर एक्सपोजर का मतलब समझते हो, वेरी सीवियर एक्सपोजर और एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम मतलब क्या हो गया, टाइडल जोन में बना हुआ है हमारा स्ट्रक्चर। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब टाइडल जोन के अंदर बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, जहां पे हमारे डायरेक्टली केमिकल से अटैक हो रहा है स्ट्रक्चर पे, वो हमारे क्या हो गए, एक्सट्रीम कंडीशन में बना हुआ है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यहां पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की फॉर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, और मिनिमम क्लियर कवर की भी हम बात कर लेते हैं और नॉमिनल कवर की बात कर लेते हैं कि अगर मेरा एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट में मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैं इतना यूज करूंगा। ये दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक्सपोजर कंडीशंस में डायरेक्टली सवाल पूछ लेते हैं। हाँ भाई बताइए कि अगर आपका स्ट्रक्चर एक्सट्रीम कंडीशन में है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आईएएस कोड बुक में दी हुई है, ठीक है ना। और इसका कोई लेना देना आपके डिजाइन से अभी तक नहीं है, आरसीसी के एकेटीयू के सिलेबस से नहीं है, बट ये आपके फॉर योर इंट्रोडक्टरी क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो माइल्ड एक्सपोजर मतलब क्या हो गया, माइल्ड एनवायरमेंट मतलब एक्सपोज टू रेन, एक्सपोज टू व्हाट, रेन। जो भी स्ट्रक्चर बरसात को एक्सपोज होते हैं वो आपके माइल्ड एनवायरमेंट हो गए, ठीक है। मॉडरेट एनवायरमेंट मतलब एक्सपोज टू सीवर रेन, एक्सपोज टू व्हाट, सीवर रेन में अगर स्ट्रक्चर एक्सपोज हो रहा है बट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट व्हाट, रेन। प्रोटेक्टेड होगा ये किससे, रेन से, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन। इस तरह की कंडीशंस है तो आपको मॉडरेट एनवायरमेंट बोल दोगे। देन सीवियर एनवायरमेंट बोल दोगे जहां पे स्ट्रक्चर्स ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग कंडीशंस में, बार बार सूखा हो रहा है, बार बार गीला हो रहा है, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशंस है, तो उस केस में हमारा सीवियर एनवायरमेंट बोल दिया। वेरी सीवियर एनवायरमेंट मतलब आपका केमिकल अटैक्स भी आ रहे हैं उसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर जो है वो केमिकली इन्वॉल्व है और आपका एक्सपोज टू सी वाटर है। जो आपका सी वाटर होता है समुद्री पानी, उसमें अगर एक्सपोज हो रहा है वो स्ट्रक्चर, मान लो कोस्टिंग जो आपका कोस्टल एरियाज के किनारे पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहां पे हमारी जो कंडीशन बनेगी वो वेरी सीवियर कंडीशन बनेगी, मतलब एक्सपोज टू क्या है, सी वाटर। क्लियर। एक्सट्रीम कंडीशन हमने देखा टाइडल जोन में जो हमारा बनता है स्ट्रक्चर, टाइडल जोन के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है, तो इस सब केस में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारे को यूज करना है वो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से कम तो हमारे को यूज करते ही नहीं है। पहली बात तो आरसीसी में इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो बोलता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर कितना करते हो, M15 मत बोल देना कभी भी, M20। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है, M20। दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूं जिसमें रीइंफोर्समेंट नहीं है इन्वॉल्व, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो जाएगा M15। कितना, M50। मॉडरेट एनवायरमेंट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज करेंगे M25। सीवियर एनवायरमेंट के लिए हम यूज करेंगे M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देन वेरी सीवियर के लिए हम यूज करते हैं M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। कम से कम इतना तो यूज करो भाई, नहीं करोगे तो स्ट्रक्चर आपका ड्यूरेबल नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, 100 साल के लिए बनाएगा, आप 45-50 साल 60 साल बाद फिर से रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ जाएगी। टाइडल जोन में तो M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को आप यूटिलाइज कर लीजिए। क्लियर है, ठीक है। तो मिनिमम क्लियर कवर की अगर मैं बात करता हूं तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो मिनिमम क्लियर कवर हम प्रोवाइड करते हैं 20 mm, ठीक है। 20 mm से कम का क्लियर कवर प्रोवाइड कहीं करना ही नहीं है। हमने देखा था बीम्स के केस में भी 25 mm प्रोवाइड करते हैं, स्लैब के केस में भी 20 mm प्रोवाइड कर देते हैं। तो माइल्ड एक्सपोजर की अगर मैं बात करता हूं, कोई भी स्ट्रक्चर है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी का M20, मिनिमम क्लियर कवर और मिनिमम नॉमिनल कवर 20 mm, ठीक है। अगर मॉडरेट कंडीशन है तो हमारा ये 25 mm मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइड करो, ओके। देन सीवियर कंडीशन है तो सीवियर कंडीशन के लिए आप मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइड कर सकते हैं व्हाट, 45 mm,
45 mm। देन वेरी सीवियर कंडीशन के लिए आप क्लियर कवर प्रोवाइड करिए 50 mm, और जो आपका सीवियर कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन है इसमें आप 75 mm मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइड करिए। तो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because we have to have our exposure conditions in mind while designing, while constructing any building। हमारे को जब भी बिल्डिंग का निर्माण करना है तो हमारे को देखना पड़ेगा कि साइट लोकेशन कहाँ पे है। साइट लोकेशन कहाँ पे है मतलब एक्सपोजर कंडीशन, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे डिजाइन करते हैं हमेशा। ठीक है, अब इंडिया में 5 तरह की कंडीशंस कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत में मिल जाएंगी। तो जो भी कंडीशन एप्लीकेबल होगी उसके बेसिस पे हमारे को काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया इस टेबल का मतलब? क्लियर है? तो ये आपका खत्म हो गया व्हाट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्लियर है? नाउ वर्किंग स्ट्रेस मेथड को आगे मूव ऑन करते हैं। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम बात करेंगे, मैंने बताया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो मेथड। मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता था एज पर योर IS 456-2000? मॉड्यूलर रेशियो क्या था? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं WSM। ठीक है, इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? मॉड्यूलर रेशियो मेथड। मैंने आपको बता दिया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट, नॉट स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। तो सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। इसके आगे जो मेथड होता है कौन सा था? अल्टीमेट लोड मेथड। उसके अंदर किसकी बात होती है? लोड की, मतलब स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन जिसको हमारे को पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, उसमें दोनों ही रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? फुलफिल होती हैं। तो सर्विसेबिलिटी और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया दोनों ही फुलफिल होता है, इसलिए हम यूटिलाइज करते हैं किसको? बट जो आज भी हमारे वाटर टैंक होते हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, उसको हम WSM से डिजाइन करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पानी ही भरना है, लोड लगना नहीं है, आदमी जाना नहीं है, कुछ भी नहीं होना। बात समझ में आ रही है? लोड न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जैसा होता है, न्यूट्रल होता है बिल्कुल। जो भी हमारे लोग डिजाइन करना वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते हैं। ओवरहेड टैंक की पूछता है एग्जाम में, इंटरव्यू में। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशियो मेथड में मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? मॉड्यूलर रेशियो इज डिफाइंड एज स्मॉल m इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 456-2000 which is given as 280/3 sigma CBC। this formula is given in your IS code book। ठीक है, अब ये भी डिपेंड किस पे करता है? सिग्मा CBC भी आ रहा है इसमें, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, 20, 25, 30, 35, 40 के लिए सिग्मा CB M की वैल्यू निकाल दोगे? इजी है? यस सर। निकाल दोगे ना? मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अगर मैं यहाँ लिख दूं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूं सिग्मा CBC की वैल्यू, तो अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया M15, M20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, तो सिग्मा CBC की वैल्यू M15 के लिए आती है 90, चेक कर सकते हो, कुछ क्लोज टू 90 आएगी। ठीक है, M20 के लिए आती है हमारी 13, M25 के लिए आती है हमारी 11, M30 के लिए आती है हमारी व्हाट 10, 35, 9, 8 समथिंग समथिंग आती है। ये क्या आ रही है? न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यू आती है। समझ में आ रहा है? सिग्मा CBC ऑलवेज इन स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस किस में रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। 19, 13, 11, 10, 9, 10। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट सिग्मा CBC की वैल्यू देखोगे, m की वैल्यू चेक करोगे, m की वैल्यू आ रही होगी 19 समथिंग। बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो ये आपका मॉड्यूलर रेशियो मेथड। अब ये तो था किसके रिप्रेजेंटेशन में? ये किसने बोला? IS 456-2000। और मॉड्यूलर रेशियो को और भी डिफाइन करते हैं हम स्टील और कंक्रीट के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस।
तो मॉड्यूलर रेशियो इज आल्सो डिफाइंड एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट कंक्रीट. तो m is equal to what? ES upon EC. This can be also explained with this definition. Modular ratio is also explained with this definition, like m is equal to what? ES upon EC. अब ये क्या है? Modulus of elasticity of steel. तो modulus of elasticity of steel for all type of steel, चाहे m Fe415 है, Fe500 है या फिर Fe250 है, all type of steel, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की वैल्यू बताओ कितनी होती है? सोम पढ़ के आए हो आप लोग, बताइए. 2 into 10 power 5 Newton. वेरी गुड. 2 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज योर शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC. हमने डिस्कस किया था कल. एज पर IS 456/2000 EC की वैल्यू कितनी थी गिवन थी? 5000 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ FCK. तो 5000 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ व्हाट? FCK. तो इस फॉर्मूले से भी आपका मॉड्यूलर रेशियो निकलता है. क्लियर है? तो मॉड्यूलर रेशियो इज आल्सो डिफाइंड एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट? कंक्रीट. ES की वैल्यू कितनी होती है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टील? 2 into 10 raised to the 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस है बेसिकली ये. इसमें लॉन्ग टर्म क्रीप का इफेक्ट को कंसीडर नहीं करा है मैंने. तो EC की वैल्यू होती है 5000 रूट ऑफ FCK. अब अगर मैं क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर कर लेता हूं तो मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ES अपॉन ECL. ECL क्या बोल दिया मैंने? लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. तो ES की वैल्यू क्या होती है? 2 into 10 raised to the power 5. ECL क्या होता है? 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा, मतलब ऊपर चला जाएगा 1 प्लस थीटा. तो ये क्या हो गया? विद कंसीडरेशन ऑफ व्हाट? विद कंसीडरेशन ऑफ क्रीप इफेक्ट. क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करके ये फॉर्मूला निकला है. यस और नो? ये क्या था हमारा? विदाउट क्रीप इफेक्ट, विदाउट कंसीडरिंग क्रीप इफेक्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? अब मुझे बताओ, दिस इज योर होमवर्क, कि जो IS कोड ने फॉर्मूला पोर्ट्रे किया है 280/3 सिग्मा CBC, इसमें क्रीप का इफेक्ट कंसीडर किया है या क्रीप का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है, या क्रीप का इफेक्ट पार्शियली कंसीडर किया है? निकाल पाओगे? वैलिडेट कर पाओगे इस चीज को? कौन से फॉर्मूले? IS कोड ने बोला है मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला IS 456/2000 के हिसाब से ये होता है फॉर्मूला. अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस फॉर्मूले में क्रीप का इफेक्ट कंसीडर किया है या नहीं किया है. कैसे वैलिडेट करोगे? सर वैल्यू निकाल लेंगे सेम इसके लिए. किसकी वैल्यू निकालोगे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट एक चूज कर लो. चलो M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए निकालिए. चलो M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 10 वैल्यू आ रही है. ठीक है? 280/3 सिग्मा CBC से, मतलब IS कोड के हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है? 10. अब मैं बोल रहा हूं, आप चेक करिए इसमें वैल्यू डाल के 1 ईयर के लिए लोडिंग, एज ऑफ लोडिंग कितनी चेक कर लो. थीटा की वैल्यू 1 ईयर. 1 ईयर मतलब कितना होता है? थीटा की वैल्यू 1.1. पता था 7 डेज एज ऑफ लोडिंग, 28 डेज एज ऑफ लोडिंग और 1 ईयर के लिए. तो 2.2, 1.6 और 1.1. तो 1 ईयर लोडिंग के लिए 1.1 वैल्यू चेक कर लो. तो 1 प्लस 1.1 कितना हो गया? 2.1. 2 into 2 raised to the 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय 5000 रूट ऑफ FCK मतलब 30. वैल्यू निकालो इसकी कितनी है? ये लॉन्ग टर्म मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी फॉर M30 के लिए. M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए M की वैल्यू बताइए कितनी है? ये 2 into 10 raised to the power 5 अपॉन 5000 टाइम्स ऑफ अंडर रूट FCK. FCK की वैल्यू M30 मतलब 30 into 1 प्लस थीटा. 1 प्लस थीटा मतलब 1.1. तो M की वैल्यू कितनी है यहाँ से? कितनी आ रही है? 460. तो उसमें m का वैल्यू 0.001 है. हाँ, नीचे वाले में से किस वाले में? मॉड्यूलर रेशियो में m का जो 280 का m का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.001. 280/3 into सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी डाली?
ये सिग्मा सीवीसी की वैल्यू तो मैं लिखवाई दी अभी पीछे टेबल में। M30 के लिए कितनी लिखवाई थी मैंने? सिग्मा सीबीसी है 10 10 लिखवाई थी। हाँ हाँ तो 10 पुट करिए ना। ये तो भाई 9 आ गया आपका, ठीक है ना। सिग्मा सीबीसी कहाँ पर करना है? सिग्मा सीवीसी की वैल्यू तो पुट करके आ गया, 9 आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप डिस्कस करिए, इनिशियल वैल्यू निकालिए पहले 2 × 10⁵ अपॉन इस वैल्यू को कितने आ रही है ये नहीं पता पड़ पा रहा क्या? 15 पॉइंट कुछ आ रहा है। 15.33 आ रही है ना, तो कहाँ 450 पे पहुंच गए भाई तुम? 15.33 आ रही है यार। तो यही तो सॉल्व करना है भाई, इसको इससे इंटू कर दो, डिवाइड कर दो इससे, 15.33 आ रही है 15.33। क्लियर? यस और नो? यस। उसके बाद देखिए, अब आपने लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे निकाल दिया M30 की वैल्यू। नाउ ES अपॉन EC के बेसिस पे निकाल दो। M is equal to 2 × 10⁵ divided by what? 5000 times of अंडर रूट ऑफ FC के मतलब अंडर रूट ऑफ 30। इसके बेसिस पे कितनी वैल्यू आ रही है बताइए? M की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू, वैल्यू निकालिए। 7.3। 7.302 में। ठीक है 7.30। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला? व्हाट यू कंक्लूड नाउ? सर उसमें 10 है, उसमें 15 है। हाँ कैसे बता सकते हैं कौन सा? तो मैंने आपको स्टेटमेंट में तो पूछा था कि क्रीप का इफेक्ट कंसीडर किया है या नहीं किया या पार्शियली किया। Partially। तो पार्शियली किया, समझ में आ रहा है? दिस इज वैलिडेटेड फ्रॉम द कंक्लूजन। कंक्लूड क्या करोगे? कंक्लूड क्या करोगे? कंक्लूजन, the formula which is given in your IS code book IS 456-2000, that is M is equal to 280/3 sigma CBC considering the effect of creep partially, considering the effect of creep partially। तो जो IS 456-2000 में जो M का फॉर्मूला दिया हुआ है वो 280/3 sigma CBC आता है। वो कितना आता है? 10 निकल के आया है। लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस को कंसीडर करा तो कितनी वैल्यू आई? 15.33। ये ECL को कंसीडर करके करा। इनिशियल वैल्यू बिना कंसीडर करके 7.3। इसका मतलब 7.3 बिना कंसीडर करा क्रीप को कंसीडर करा 15.33। IS कोड के फॉर्मूले में कितना दिया हुआ है? 10। 7.33 10। क्या कंक्लूड हुआ कि IS कोड ने जो फॉर्मूला गिवन दिया है उसमें क्रीप का इफेक्ट कंसीडर किया हुआ है अपने व्हाट? पार्शियली। समझ में आ गया? वैलिडेट हो गई ना चीज? मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस, क्रीप का इफेक्ट। क्रीप क्या होता है? क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर? अरे भाई ये रब कर दूं? भाई देखो, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जितना मुझे बताना था मैंने 10 लेक्चर लेता था, बट मैंने आपको पूरा शॉर्टकट में सब कुछ समराइज करके बता दिया। कुछ लिखवाया नहीं है मैंने? कुछ लिखवाया क्या मैंने आपको? जब मैं कुछ लिखवाता तब ये 10 लेक्चर लगते, बट मैंने खुद ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही आप लोग नोट्स बना रहे हो, क्रिस्प नोट्स बना रहे हो। नोट्स मेरे पास है, उसको फोटोकॉपी करा लेना, बिल्कुल A से Z तक सब मिल जाएगा। ठीक है, इन्हीं नोट्स को फोटोकॉपी करा के पढ़ लेना। क्लियर? कर लेना फोटोकॉपी, बाद में कर लेना। क्लियर है? नाउ हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर। मॉड्यूलर रेशियो हमें समझ में आ गया। मॉड्यूलर रेशियो को आप इंपॉर्टेंट समझिए। मॉड्यूलर रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉड्यूलर रेशियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हमारे को मॉड्यूलर रेशियो का यूज करना है, मतलब स्ट्रेसेस की वैल्यू लिखनी है, स्ट्रेसेस इन स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेसेस इन एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट जब भी मैं बात करूंगा तो मैं M मॉड्यूलर रेशियो का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है? मतलब मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रेसेस को लिख दूंगा, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट स्टील के एरिया को लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या करेंगे, मॉड्यूलर रेशियो का एप्लीकेशन देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो का इस्तेमाल हमारा जो होता है
वो हमारा कहाँ पे होता है, इक्विवेलेंट एरिया को लिखने के टर्म्स में। इक्विवेलेंट एरिया को लिखने के टर्म्स में हमारा किसका इस्तेमाल होगा, मॉड्यूलर रेशियो का, एम का। वो क्या करेगा, हमारे को जब भी हम बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में, हम स्ट्रेसेस लिखने हमारे को और एरिया लिखना है। तो स्ट्रेसेस और एरिया को मैं किसके टर्म में लिखूंगा हमेशा, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट अगर मैं स्ट्रेसेस लिख रहा हूं स्टील के, तो मुझे मॉड्यूलर रेशियो से कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर है। तो जो मेरे इन स्टील में जो भी स्ट्रेसेस होंगे, तो एक होगा मेरा एरिया। अब मैं स्टील के स्ट्रेसेस को, स्टील के एरिया को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख दूंगा, कंक्रीट। इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मतलब इक्विवेलेंट एरिया बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में मैं बात करूंगा। क्लियर, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रेसेस इन स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कितने आएंगे हमारे। स्ट्रेसेस अगर स्टील में लिखने हैं तो स्ट्रेसेस इन स्टील को अगर मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल टी से, स्ट्रेसेस और स्टील का जो एरिया को अगर मैं डिनोट करता हूं AS से, क्लियर, एरिया ऑफ स्टील, स्ट्रेसेस इन स्टील स्मॉल टी। तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट अगर मैं लिखना है तो फॉर द कन्वर्जन ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो का यूटिलाइजेशन बता रहा हूं, अभी उसको हम डेराइव करेंगे पूरे को, ठीक है, डेराइव करेंगे। तब जो फाइनल कंक्लूजन आएगा स्ट्रेसेस स्टील में कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, वो आएगा आपका स्ट्रेसेस इन स्टील इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेसेस इन स्टील इज T अपॉन M और एरिया लिख दूंगा M टाइम्स AAC, एरिया ऑफ स्टील MAST। ठीक है, इससे क्या समझ में आया। अभी पहले मुझे ये बताओ, मैंने बोला स्टील के स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कितने होंगे, बताओ, इससे देख के बताओ कितने होंगे। स्टील के स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कितने होंगे, T अपॉन M, ये लिखा है मैंने। स्टील के एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कितना लिखूंगा मैं, M टाइम्स ऑफ AST। क्लियर है, मतलब स्ट्रेसेस लिखा तो मैंने मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर दिया, एरिया लिखा तो मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, इसको हम डिराइव कर देंगे और यही चीज को हम इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग आवर डिजाइन पार्ट। क्लियर है, अभी मैं बताऊंगा इसको। क्लियर है, यहां तक का टॉपिक क्लियर है। चलो आज के लिए काफी है, सर खड़े हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, इसको डिराइव करते हैं और इसको वो करते हैं, बंद करते हैं।